हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। मैं हूं आफ्ताब और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका पहला जो चैप्टर है इंट्रो है वो हमने पढ़ लिया था और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वो इंट्रो था और ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। कहने का ये मतलब है कि जो 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखो, पहला लाइन हम लोग का कह रहा है इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली, ठीक है, लुई 16 ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ द किंग असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। कहने का मतलब ये है कि जो कौन है, किंग है लुई 16, जो कि कहां से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। सन 1774 ईस्वी में उसको फ्रांस के राजगद्दी पर क्या किया, बैठाया गया। He was 20 year old and married to the Austrian princess Marie Antoinette। और ये जब उसकी उम्र कितनी थी, जब उसकी उम्र क्या थी, 20 साल की थी। जब वो कितना उम्र का था, 20 साल का था, तो उसने किससे शादी किया, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस है मैरी एंटोनेट के साथ। मैरी एंटोनेट के साथ उसने विवाह किया था जब उसकी उम्र जो थी कितनी थी, सिर्फ 20 साल थी। ठीक है। Upon his accession, the new king found an empty treasure। देखो, अपॉन हिज एसेशन, जब उसको राजगद्दी पर क्या क्या बैठाया गया, यानी जब उसका राज अभिषेक हुआ तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि उसकी जो ट्रेजरी है, उसकी जो खजाना है वो क्या है, वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, वो खाली हो चुका है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था भाई? देखो, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड डिनाइड द फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस एडेड टू द वॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेजेस एट द इमर्स प्लेस ऑफ वर्सले। ऐसा क्यों हो गया था? क्योंकि उसका क्यों खजाना खाली हो गया था? क्योंकि फ्रांस जो है बहुत ही लंबे समय से क्या था, वो युद्ध में क्या था, इन्वॉल्व था। इसीलिए उसकी जो ट्रेजरी थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, पूरी खाली हो चुकी थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, ये जो वर्सली है, वर्सली क्या है, एक महल है। इमर्स प्लेस ऑफ वर्सली यानी विशाल, अच्छे, बहुत बड़ा विशाल महल। और राज दरबार की जो शान शौकत थी उसको बनाए रखने के लिए जो फिजूल खर्ची का बोझ क्या था वो अलग से था। यानी ये क्या है, देखो, एडेड टू दिस वार ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेजेस कोर्ट एट द इमर्स प्लेस ऑफ वर्सली, यानी कि विशाल महल, यानी वर्सली के विशाल महल को और राज दरबार को चलाने का जो फिजूल खर्ची था वो अलग से था, उसका बोझ जो है वो सरकार के ऊपर से अलग से था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन their independence from the common enemy Britain। कहने का ये मतलब है कि जब लुई 16 क्या था, राजगद्दी पर बैठा था, जब लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका के 13 उपनिवेद यानी 13 जो कॉलोनी थी अमेरिका की, उसको क्या किया, अपने साझा शत्रु ब्रिटेन से क्या किया था, उसको आजाद कराया था। यानी उसका जो कॉमन दुश्मन था, कौन था, अमेरिका था, उससे क्या किया, उससे फाइट किया और अमेरिका को क्या किया, आजाद कराया। ठीक है। The war added more than a billion livre to a debt that had already rise to more than billion livre. Lender who gave the credit now began to charge 10% of a loan। कहने का मतलब ये है कि जब फ्रांस ने क्या किया, किसको, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या किया, इंडिपेंडेंस दिलाया। अपने कॉमन शत्रु जो है उसका कौन है, ब्रिटेन है। ठीक है, तो उसके कहते इस युद्ध के चलते क्या होता है, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी ज्यादा का कर्ज क्या है, उसके ऊपर चढ़ गया। और पहले से उसके ऊपर कितना था, 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज चढ़ा हुआ था। अब जो ब्याज है, अब जो क्या है, जो भी गवर्नमेंट को क्या देते थे, लोन देते थे जो लोग, तो अब उसने अपने बजट का, यानी अपने बजट का 10% यानी 10% का मांग करने लगा। यानी सरकार जो है कर्जदारों से अब 10% ब्याज की मांग जो है वो करने लगे थे। ठीक है, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिगेटेड टू स्पेंड एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट लोन।
कहने का मतलब ये है कि अब जो है फ्रांस सरकार जो है अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे थे। क्योंकि ऐसा क्यों बढ़ाया उन्होंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो भी वहां के लोग थे जो क्या कर रहे थे, जो वहां की जो सरकार है, फ्रांस की जो सरकार है उसको क्या दिया था, लोन दिया था। सरकार जो है लोन नहीं चुका पा रहा था, तो इसीलिए उसने क्या किया कि अपना जो भी उसने लोन दिया था या फिर जो भी लोन दे रहे थे, अब उस पर 10% ब्याज का क्या करने का मांग करने लगा। ठीक है। दूसरा है टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। देखो, और उसका क्या था, जो नियमित खर्चे थे, जैसे नियमित खर्चे कौन कौन से थे, नियमित खर्चे थे उसके सेना के रखरखाव, यानी ये जो आर्मी है, आर्मी को चलाने के लिए, कोर्ट रनिंग यानी राज दरबार को चलाने के लिए, या गवर्नमेंट ऑफिसेज या सरकारी कार्यालय या सरकारी कॉलेजेस जो थे उसको चलाने के लिए जो खर्च लगता था, उन पे भी क्या किया उन्होंने, टैक्स को क्या क्या बढ़ा दिया गया। पर टैक्स, इन सभी चीजों पर टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी क्या कहता है, वो उनको टैक्स मतलब यानी इंटरेस्ट के साथ नहीं पे कर पा रहे थे। यानी सरकार जो है ये सारा कदम उठाया क्या करने के लिए, जो लोन उन्होंने लिया था उस लोन की भरपाई करने के लिए, पर फिर भी जो है वो लोन को नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोन वो ले चुके थे। The society of state was, देखो ये जो सोसाइटी है, the society of state was a part of feudal system that dated back to the middle stage. The old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. कल देखो 1789 में क्या बोला कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ, जो यानी 1789 से पहले जो फ्रांसीसी समाज है उसकी ये क्या है, वो 3 स्टेट में क्या था, बटा हुआ था। और जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे वही सिर्फ क्या करते थे, कर्ज की अदायगी करते थे। यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो किसान है, वही सिर्फ पेड करता था। और जितने भी फर्स्ट स्टेट में आते थे, सेकंड स्टेट में जो लोग आते थे, उसको टैक्स जो है वो पेड नहीं करना पड़ता था। क्यों पेड नहीं करना पड़ता था? क्योंकि उसको एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया था कि तुमको टैक्स जो है वो पेड नहीं करना है, क्योंकि तुम राज दरबार में, क्योंकि तुम रॉयल फैमिली में पैदा लिए हो। क्योंकि देखो पहले स्टेट में हम आपको दिखाते हैं कि जो पहले स्टेट में कौन आते थे। देखो ये जो सबसे पहले स्टेट में कौन आता था, क्लर्गी लोग आते थे। क्लर्गी का मतलब होता है जो कि क्या करता है, चर्च में काम करता है, यानी पादरी वगैरह। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था, पादरी वगैरह आते थे। जो दूसरा स्टेट है हमारा, उसमें क्या है, वो नॉबिलिटी है। नॉबिलिटी का मतलब होता है ऐसे इंसान जो कि क्या है, काफी रिच है, धनी लोग हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, मर्चेंट होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो लोग आते थे इस स्टेट में। यानी कि उनकी जो जिंदगी थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी। अब बात करते हैं कि थर्ड स्टेट में कौन आता है। तो थर्ड स्टेट में जो बिग बिजनेसमैन थे, यानी कि इनसे जो छोटे थे, वो लोग आते हैं। मर्चेंट आते हैं, कोर्ट ऑफिसर यानी जो सरकारी कार्यालयों में जो काम करते थे वो लोग आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या आते हैं, पीजेंट आते हैं, यानी पीजेंट यानी किसान वगैरह आते हैं। और कौन, किसान आते हैं और व्यापारी लोग आते हैं। और उसके भी नीचे यानी ये सारे लोग, यानी थर्ड स्टेट में ये सारे लोग आते थे। यानी जो छोटे परिवार है, वो छोटे परिवार के किसान हैं, जिसके पास खुद का लैंड नहीं है, जिसके पास खुद का जमीन नहीं है, वो लोग थर्ड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट के लोग ही क्या करते थे, सिर्फ टैक्स जो है वो पेड करते थे। ठीक है, थर्ड स्टेट के लोग ही क्या करते थे, सिर्फ टैक्स को पेड करते थे। ठीक है, अब देखो हम लोग का दूसरा लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, पीजेंट मेड अप अपॉन 90% ऑफ द पॉपुलेशन। यानी जो किसान थे वहां के, यानी फ्रेंच सोसाइटी में जो किसान थे उसकी संख्या कितनी थी पूरे पॉपुलेशन में, तो उसकी संख्या कितनी थी, 90% थी। उसकी संख्या कितनी थी, 90% उसकी पॉपुलेशन, यानी पूरे पॉपुलेशन में 90% कौन था, किसान था, यानी पीजेंट लोग थे। कहते हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑनर्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। ठीक है, वो लेकिन जो जमीन के मालिक किसानों की संख्या जो थी वो बहुत ही कम थी। ठीक है, देखो क्या कहना, इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि जो पूरे पॉपुलेशन यानी फ्रांस का जो पूरा पॉपुलेशन है वो कितना है, फ्रांस का पॉपुलेशन कितना है, 90% क्या है, पॉपुलेशन है फ्रांस का। ठीक है, अब उसमें 90% में 90% देखो जो भी पॉपुलेशन है फ्रांस का, ठीक है, जितना भी पॉपुलेशन उसमें 90% कौन है, पीजेंट लोग है, यानी फार्मर लोग है। ठीक है, और उसके अलावा वो लोग हैं यानी कि किस, और देखो फार्मर के अलावा जिसके पास क्या है, खुद का जमीन नहीं, इतना देखो सही से समझते हैं ठीक से। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पीजेंट मेड अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पीजेंट जो है पूरे पॉपुलेशन क्या क्या 90% था, यानी जितना भी पॉपुलेशन है फ्रांस में उसका 90% कौन है, फार्मर है, यानी किसान लोग है, ठीक है। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑनर्ड द लैंड दे हैव कल्टिवेटेड, यानी कि देखो जमीन के मालिक किसानों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, यानी कि वैसे फार्मर वैसे किसान जिसके पास खुद का जमीन है वो उसकी संख्या जो थी, उसकी क्वांटिटी जो थी वो बहुत ही क्या थी, कम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ऑनर ऑफ नोबिलिटी, यानी जो 60% जो जमीन के मालिक थे, यानी 60% जमीन पर कुलीन यानी नोबल लोग जो नोबल थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े लोग जिसके पास बहुत पैसा था उसका जमीन था, किसका जमीन था, ठीक है। और उस जमीन पर किसका किसका कब्जा था, नोबिलिटी, यानी नोबिलिटी हो गया, दूसरा चर्च है, और अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट को जो क्या थे, जो अमीर लोग थे उनका क्या क्या था, उस जमीन पे क्या था, हक था, ठीक है। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस। देखो जो फर्स्ट हमने आपको पहले ही बताया, जो पहले मेंबर जो थे फर्स्ट स्टेट में कौन मेंबर रहते थे, क्लर्जी, यानी क्लर्जी है, और दूसरे में कौन है, नोबिलिटी है। ये दोनों क्या है, फर्स्ट दो स्टेट में आते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते थे, सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे बाय बर्थ, यानी कि उसको एक विशेष प्रकार का क्या दिया था, अधिकार दिया गया था, जन्म से ही उसको प्राप्त था। और वो क्या था हम देखेंगे क्या है। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट दैट नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडरल प्रिविलेज। देखो यानी इस विशेष अधिकार में से वे किसान जिसकी सहमति का, देखो कहने का मतलब यह है कि ये जो जितने भी लोग थे, कौन, क्लर्की वगैरह और नोबिलिटी वगैरह, इनको जन्म से ही क्या है, एक विशेष प्रकार का अधिकार था। वो क्या था, ये अधिकार ये था कि उसको करों से छूट, यानी उसको टैक्स जो है पेड नहीं करना पड़ता था सरकार को, यानी उसको कोई भी टैक्स पेड नहीं करना पड़ता है। जो भी टैक्स जो पेड करेगी वो कौन करेगी, किसान लोग करेंगे, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, दिस इंक्लूड फ्यूडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, यानी देखो कहना किसान जो है, यानी किसान ही सिर्फ क्या करते थे, पीजेंट लोग जो क्या करते थे वो सरकार को क्या करते थे, टैक्स पेड करते थे, ठीक है। तीसरा क्या है, द पीजेंट वेर ऑब्लिगेटेड टू रेंट सर्विसेज टू द लॉर्ड ऑफ हिज हाउस एंड फील्ड एंड टू सर्विस इन देयर आर्म और द पार्टिसिपेशन इन बिल्डिंग रूट्स। कहने का मतलब यह है कि किसान जो है, यानी कि जो भी किसान क्या करते थे, जो भी किसान लोग हैं जो कि पेड यानी टैक्स को पेड नहीं कर पाते थे, यानी कि वो नहीं कर पाते हैं पेड टैक्स, तो वो क्या करते थे, वो अपने स्वामी यानी जिससे वो क्या किए हैं, जिनको उनको टैक्स देना पड़ता था, तो उनके जो खेत हैं उनके खेतों में क्या करना पड़ता था, उनको काम करना पड़ता था, ठीक है, या फिर उसके घरों में काम करना पड़ता था, उसके खेतों में काम करना पड़ता था, घरों में काम करना पड़ता था, ठीक है। और ठीक है, और सरकार को भी अगर नहीं दे पाता था तो वो क्या करता था, आर्मी में जाके क्या करता था, उसकी भरपाई करता था, यानी आर्मी में जाता था, ठीक है, उसको आर्मी में ले जाता था। और पार्टिसिपेशन इन बिल्डिंग रोड्स, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नियम चलाए थे, यानी रोड बनाने का जो काम होता था, तो फार्मर लोग क्या करते थे, उसमें हेल्प करते थे। अब इसके अलावा देखो ये सब क्या है, ये सब तो गवर्नमेंट क्या करती थी, टैक्स लेती थी, ठीक है। अब इसके अलावा भी जो थर्ड स्टेट से कौन वसूलता था टैक्स, वो क्या थे, चर्च लोग। देखो द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम टैक्स कॉल्ड थीसिस, ठीक है। देखो ये क्या है, थीसिस क्या है, thesis from the peasant and finally all the member of the third state had to pay tax to the state। यानी देखो चर्च जो थी, चर्च भी क्या करती थी, धर्म के नाम पर क्या लेती थी, टैक्स लेती थी, ठीक है, जनता से टैक्स ले, और वो किससे लेती थी, वो भी फार्मर से ही लेती थी। ये नहीं कि वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों से लेती थी कि तुम इस धर्म में हमें, तो कि धर्म यानी कि जो भी धर्म के मालिक हैं, जो भी उसके चर्च वगैरह या इसमें काम होगा तो तुम लोग पैसा दो, ऐसा नहीं। वो कौन देंगे, वो थर्ड स्टेट के लोग ही देंगे। दिस इंक्लूड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड द टैक्सेस। देखो एक डायरेक्ट, ये तो चर्च लेती थी, इसको थीसिस कहा जाता था, और टाइप, और क्या था, एक डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था सबसे, ठीक है, वो भी किसान से ही लिया जाता था, जिसको कि टाई कहा जाता है। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच वेयर लीव ऑन एशियंट ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट एंड टोबैको। देखो कहने का मतलब ये है कि देखो कि जो सरकार जो है
एक तो चर्च लोग जो थी वो क्या करते थे, किसानों से क्या करते थे, टैक्स लेते थे। उसके बावजूद उसके अलावा भी जो सरकार थे, जो सरकार थी वहां की, वो भी क्या करती थी, टैक्स लेती थी। क्यों टैक्स लेती थी, किस चीज पर टैक्स लेती थी? वो जो भी क्या करते हैं वो रोज, यानी रोज के सामान जो वो खरीदते हैं, जैसे तेल हो गया, साबुन हो गया, या साल्ट हो गया, टोबैको या तंबाकू वगैरह, यानी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाला जो भी चीज है उसको क्या करता है, वो यूज करता है। तो उस पर उसको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जितना भी काम काज का बोझ था, यानी जितना भी देश में या स्टेट में काम होता था, वो कौन करते थे, उसका जो खर्च जो होता था वो कौन उठाते थे, जो तीसरे स्टेट के जो लोग हैं वही सिर्फ उठाते थे। ठीक है, वही सिर्फ उठाते थे, क्योंकि वही सिर्फ पेड करते थे टैक्स। क्योंकि दूसरे जो फर्स्ट स्टेट के जो लोग हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि उनको तो टैक्स से मुक्ति था, क्योंकि उसको एक विशेष प्रकार का अधिकार मिला हुआ था, क्योंकि तुमको क्या करना है, पेड टैक्स जो है वो पेड नहीं करना पड़ता है। और एक चीज आपको बता दो, ये जो थीसिस है, थीसिस का मतलब क्या होता है? थीसिस क्या है, ये क्या करता है, एक प्रकार का टैक्स है। यानी ये इस प्रकार का टैक्स, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर तुम समझो कि अगर कोई किसान है, अगर उसने क्या किया, एक लैंड में, एक जमीन पर क्या किया, उपजाऊ किया, पूरा जमीन उसका फसल जो है, जैसे कि गेहूं उसने क्या किया, कल्टीवेट किया। अगर उसका गेहूं अगर क्या हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है, ये अच्छा नहीं भी हुआ तो उसका क्या करता था, 1/3, 1/3 भाग क्या करता था, वो सरकार को देता था। ये थीसिस का मतलब यही है, इस टैक्स का यही है कि तुम जितना भी कमाओगे उसका 1/3 तुम क्या दोगे, वो सरकार को टैक्स दोगे इस चीज का। ठीक है, तो अब जो है हमारा दूसरा टॉपिक है, ये देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक देखे थे वो कौन सा टॉपिक था, वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस का जो शहर था वो क्या था, वो आतंक का साया था, जिसमें कि वहां की जो राजा थे लुइस 16, उन्होंने क्या किया था, अपने कमांडर को, अपने फौजियों को ये अनुमति दे दी थी कि तुम क्या करो, तुम विलेज में क्या करो, इंटर करो और ओपन फायर करो सिटीजन पर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसका जो पहला टॉपिक था ये फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये हम लोग का क्या है, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है हम लोग का, ये हमारा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि जीने के लिए जो संघर्ष लोग करते थे वहां के, वो ये आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद अगर टाइम होगा तो हम लोग देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। ठीक है, देखो जीने का संघर्ष, कि वहां के जो लोग थे वो कैसे क्या करते थे, जीने के लिए संघर्ष करते थे, क्योंकि एक दिन उनके लिए क्या क्या मुश्किल हो गया था जीना। कैसे, चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या कहा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 बिलियन इन 1789। कहने का मतलब है कि जो फ्रांस के जो पॉपुलेशन था, फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 23 बिलियन था, यानी 23 बिलियन था फ्रांस का पॉपुलेशन। कब, 1715 में, यानी 1715 में पॉपुलेशन, वो बढ़कर कितना हो गया, 28 मिलियन इन 1789। तो तुम देख सकते हो कि कितनी आबादी बढ़ गई। ठीक है, कितना आबादी बढ़ गया फ्रांस का। तो देखो अब आबादी अगर बढ़ेगा तो उसके लिए क्या करना, सिर्फ आबादी बढ़ने से तो नहीं होगा ना, उसके लिए क्या करना, उसके खाना भी तो चाहिए, उतना उपजाऊ भी तो होना चाहिए। देखो दिस लीड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। इससे क्या हो गया कि जो पैदावार क्या है उसका डिमांड क्या हो गया, बहुत ही बढ़ गया। यानी जितने भी, एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि जितने भी लोग हैं, यानी क्या करते हैं, जैसे कि ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए क्या करना, ज्यादा खाना भी होना चाहिए, या ना ज्यादा अनाज भी क्या होना चाहिए, कल्टीवेटेड होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस से पीड़ित हो जाएंगे, यानी भुखमरी से पीड़ित हो जाएंगे या अकाल पड़ने लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि फ्रांस में अगर क्या हुआ, ये पॉपुलेशन अगर बढ़ गया तो उससे रिलेटेड, यानी जितना पॉपुलेशन फ्रांस का बढ़ा तो उसके हिसाब से क्या करना था, अनाज में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए थी, ग्रोथ होनी चाहिए थी, उतना ही कल्टीवेट होना चाहिए था, बल्कि वो नहीं हुआ। बट ऐसा क्या हुआ, नहीं हुआ, और वहां के लोग जो थे वो भुखमरी से क्या हो गए, पीड़ित हो गए। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन
द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप द प्लेस विद द डिमांड, यानी कि जो भी प्रोडक्शन, जो भी पैदावार था, जितना डिमांड था पैदावार का, उतना पैदावार नहीं हो पाया। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वर द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। देखो जितना डिमांड था कितना फूड ग्रेन का, उतना क्या हुआ, नहीं बढ़ पाया। जितना डिमांड था लोगों को कि इतना फूड ग्रेन होना चाहिए तब सबका पेट भरेगा, उतना क्या हुआ, अनाज उपजाऊ नहीं हो पाया। इसके कारण, इसके वजह से क्या हो गया, जो वहां के जो मुख्य भोजन थे, हम लोग का क्या है मुख्य भोजन, दाल चावल, ये हम लोग का क्या है मुख्य भोजन। क्योंकि देखो दोनों टाइम हम लोग रोटी नहीं खा सकते हैं, हम लोग दोनों टाइम यानी चावल भी नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग का क्या है, रोजाना हमको चावल चाहिए, ठीक है। तो वहां का जो स्टेपल डाइट था, वहां जो रोज लोग खाते थे वो क्या था, रोटी। वहां के लोग क्या खाते थे, रोटी, जो कि स्टेपल डाइट एक मुख्य भोजन था वहां का, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे थे, इसका प्राइस बहुत बढ़ने की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, उसको नहीं खरीद पा रहे थे। मोस्ट वर्कर वे एम्प्लॉय एज लेबर इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। देखो ज्यादातर जो वर्कर थे, ज्यादातर जो लेबर थे, वो क्या करते थे, अपने मालिक के कहां करते, दुकानों में क्या करते, लेबरी करते थे, लेकिन उसकी तनख्वाह जो थी वो बहुत ही फिक्स थी। यानी कि तुम्हारा ये पाव रोटी का जितना भी दाम बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, तुमको हम देते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि जैसे कि रोटी है, रोटी का दाम कितना है, रोटी का दाम क्या है, 10 रुपया है, और लेबर को कितना मिलता था, 5 रुपया ही मिलता था। वो उसका फिक्स प्राइस था। तुमको चाहे रोटी का दाम 10 से 20 हो जाए, लेकिन तुमको कितना मिलेगा, तुमको 5 रुपए ही मिलेगा दिन के, ठीक है। ये बात था वहां का। दूसरा क्या है, बट वेजेस डिड नॉट कीप प्लेस विद द राइस इन प्राइस, सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडली। कहने का मतलब ये है कि देखो द वेजेस, जो वहां का जो ये वेजेस था, अनाज, द वेजेस डिड नॉट कीप द प्लेस राइस ऑफ प्राइस, यानी कि उतना ज्यादा क्या हुआ, प्राइस नहीं बढ़ पाया, राइज नहीं हो पाया प्राइस इसमें, द वेजेस में, उसके तनख्वाह में। इसीलिए जो अमीर और गरीब के बीच में फर्क क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, कि अमीर जो है का और अमीर होते गए, यानी कि अमीर जो थे वो अमीर होते ही रहे, और गरीब जो था वो और गरीब हो गए। अमीर जो था वो अमीर ही थे, ठीक है, ना ही आगे बढ़े उससे, बट लेकिन गरीब जो था वो क्या हो गए, वो और ही क्या हो गए, गरीब होते गए। उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलने लगा, एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलने लगी, वो क्या करने लगे, भूख से मरने लगे। दिस बिकम वर्स, क्या कहते हैं, ये और भी ज्यादा खराब हो जाता था। कब हो जाता था, व्हेन एवर ड्राउट और हील रिड्यूस द हार्वेस्ट। ऐसा तो क्या था, ऐसा था ही कि अनाज की पैदावार की जो थी वो नहीं हो पा रही थी, यानी कि अनाज जो उपजाऊ नहीं हो पा रहा था। उसके अलावा ये इतना बुरा कंडीशन कब हो जाता था, यानी इससे भी ज्यादा बुरा कंडीशन तब होता था जब क्या होता था, सुखाड़ पड़ जाता था या फिर ओले गिरने लगते थे। उससे क्या होती थी, फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी, ठीक है। अमीर और गरीब की खर्च चौड़ी होगी, ये तो हम आपको बताएं। दिस लीड्स टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस सम टाइम दैट occur frequent in France during the old regime, यानी कि ओल्ड रिजम में ही ये क्या हुआ था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हो गया कि अकाल, भुखमरी, ठीक है, ये है भुखमरी। ये क्या है, तो ऐसे जीवन संकट, यानी ये क्या था, वहां जीने के लोग क्या कर रहे थे, जीने के लिए लोग क्या कर रहे थे, ये सरवाइव कर रहे थे, यानी सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे कि कैसे हम लोग खाना खाएं, कैसे हैं, ठीक है। अब अगला जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगला क्या है हम लोग का, एक ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लासेस, ठीक है। ये जो है एंड ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लासेस, ठीक है, और जो प्रिविलेजेस को एंड करना, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा टॉपिक, ये हम लोग का क्या है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम, अगर आपको क्या लगता है हम लोग के मेरे पढ़ाने पे, क्या आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो लाल वाला बटन है उसको हिट करो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं आपको इसी टाइम में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। गुड बाय।